हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी पेडागोजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन एवं आकलन, ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। और ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ये सिर्फ आपका हिंदी पेडागोजी में ही नहीं बल्कि ये आपको ओवरऑल एग्जाम में हेल्प करने वाला है। हर एक सेक्शन में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको काफी इंपॉर्टेंट समझ कर डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको मैं इसमें करवाऊंगी, हिंदी पेडागोजी में करवा रही हूँ, देन मैं इसको इंग्लिश पेडागोजी में भी करवाऊंगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का डिफर होता है। देन हम इसको सीसीई के नाम से, सीसीई के टॉपिक के नेम से हम इसको सीडीपी में भी डिस्कस करेंगे, और सीडीपी में हम इसे और ब्रॉड टर्म में और ब्रॉड तरीके से डिस्कस करेंगे। और अभी यहाँ पे हिंदी में डिस्कस करते हैं, और ये एक कॉमन टॉपिक है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले यहाँ पे इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेंगे। मूल्यांकन दिखाई दे रहा नहीं है, यहाँ की लाइटिंग की दिक्कत है। मूल्यांकन को इंग्लिश में हम कहते हैं इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन हम समझेंगे इंग्लिश पेडागोजी में, यहाँ पे हम समझते हैं मूल्यांकन। चीज एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग मैं करवाऊंगी। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का पता लगाते हैं। अधिगम की उपलब्धि यानी कि शिक्षार्थी जो है, हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितना सीखा है, उन्होंने कितना सीखा है और क्या सीखा है, और उनकी वीकनेस क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, यानी कि उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी कमियां क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस सब्जेक्ट में वीक स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजों का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों की उपलब्धि का, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अब इसमें हम सिर्फ एक रिजल्ट को नहीं मेजर करेंगे, यानी कि जो एक लास्ट ईयर में हमें एक रिजल्ट, एक न्यूमेरिक समझ लीजिए एक मार्क्स मिल जाते हैं, सिर्फ वो इसमें नहीं आएगा। ये एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म होता है, और इसके अंदर आकलन और मापन दोनों ही आते हैं। इसके अंदर आकलन और मापन दोनों ही आते हैं। आकलन और मापन दोनों ही आते हैं, और इसमें सिर्फ हम मार्क्स पे, बच्चे के जो अंक, जो हमने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में मान लीजिए 10 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया, 10 में 7 लेके आ रहा है एक स्टूडेंट 9 लेके आ रहा है, और एक स्टूडेंट 2 लेके आ रहा है। तो ये उसका इवैल्यूएशन नहीं हो गया कि जिस बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं उसको हमने वीक का लेबल लगा दिया कि ये बच्चा कमजोर है, ये पढ़ने में नहीं अच्छा है, ये नहीं आएगा इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के हर पक्ष को हम कंसीडर करते हैं, इसमें बच्चे का हर पक्ष को मापा जाता है। हर पक्ष यानी कि वो पढ़ाई में कैसा है वो तो है ही, साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, उसका खुद का बिहेवियर है, उसका नेचर है, उसकी वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी कैपेबिलिटीज है, उसका इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। तो हम सिर्फ मार्क्स पर ही फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क्स हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे, बल्कि उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी क्षमताएं, उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचियां, हर एक चीज पे हम फोकस करेंगे इवैल्यूएशन में। तो सिंपल हमने एक लाइन में अगर समझना चाहेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन के द्वारा हम शिक्षार्थियों की उपलब्धि का पता लगाते हैं।
अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि जो मूल्यांकन होता है इससे सिर्फ शिक्षार्थियों की उपलब्धि का ही पता नहीं लगता है, बल्कि इससे जो शिक्षक है उसका जो मेथड है, उस शिक्षक का जो तरीका है वो भी मेजर होता है। शिक्षक को भी फीडबैक मिलता है और वो भी देखता है कि उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है या उसको अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। तो जो मूल्यांकन होता है ये शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए होता है। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए होता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक हमने मान लिया, एक क्या बनाया मैंने, जैसे हमने मान लिया एक बड़ा सर्कल लिया हमने, ये अपने आप में क्या है, मूल्यांकन है, और इसके अंदर आकलन और मापन दोनों ही आते हैं। यानी मूल्यांकन के अंदर आकलन और मापन दोनों आता है। आकलन और मापन को मूल्यांकन अपने अंदर समाहित करता है। यानी मूल्यांकन एक ब्रॉड टर्म है और ये दोनों नैरो टर्म है। यानी कि एक छोटा पक्ष है और ये मूल्यांकन एक बड़ा पक्ष होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में कि मूल्यांकन जो हम एक टेक्निक अपनाते हैं इन द टीचिंग, यानी कि स्कूल में या शिक्षा के क्षेत्र में हम मूल्यांकन का उपयोग करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य इसका ये होगा कि छात्राओं की योग्यताओं, कुशलताओं और उनकी रुचियों को पता लगाना। यानी कि इसमें हम बच्चे की कमजोरी पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उसकी जो योग्यताएं हैं, जो उसकी सफलताएं हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। यानी कि इससे छात्रों की योग्यताओं, सफलताओं व रुचियों का पता लगाना, यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा छात्रों की योग्यता, सफलता और रुचियों का भी पता लगाया जाता है। इससे हमें छात्र की योग्यता क्या है, उसकी सफलताएं क्या है और उसका इंटरेस्ट किस चीज में, हम इसका भी पता लगाते हैं। साथ ही साथ उसकी कठिनाइयों, ठीक है, और उसकी असफलताओं का भी पता लगाते हैं और कठिनाइयों को, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में 20 बच्चे हैं, हम 20 को मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो 20 के लिए सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बट उसमें से 15 को समझ में आ रहा है, 5 को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम ये पता लगाते हैं कि जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक है, जो कुछ बच्चे मैथ्स में अगर वीक है तो क्यों वीक है, उसके पीछे कारण क्या है। तो हम उनकी कठिनाइयां, उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उनको समस्याएं क्या आ रही हैं, सीखने में समस्याएं क्या आ रही हैं, उसका भी पता लगाते हैं। साथ ही साथ अगर वो असफल हो रहे हैं, अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन, उसके पीछे का रीजन हम पता लगाते हैं। असफलताओं के कारणों का पता लगाना,
और इन कारणों का पता किस लिए लगाना, लेबल लगाने के लिए कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा अच्छा है, ये स्ट्रांग है, ये फेवरेट है, क्या है? नहीं, लेबल लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसका समाधान निकालने के लिए कि अगर बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अगर टीचर का मेथड सही नहीं है तो टीचर अपने मेथड को बदलेगा, टीचर का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है तो वो उसको बदलेगा, अगर टीचर सही नहीं है तो हम टीचर को बदलेंगे, ठीक है? लेकिन बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे हमें दूर करनी है। साथ ही साथ छात्रों की उपलब्धि, इससे हम उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धि है उसका भी पता लगाते हैं। उसके बाद छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। नंबर 4 है छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। अब ये गति कैसे दी जाएगी? जब हम उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाएंगे कि इस प्रॉब्लम से उनको सीखने में कमी आ रही है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके जो सीखने की स्पीड है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उनका जो लर्निंग है वो और अच्छा होगा। साथ ही साथ 5 अध्ययन और अध्यापन को, अध्ययन व अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। मैंने पहले ही बताया कि जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो सिर्फ शिक्षक के लिए, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कि सिर्फ शिक्षार्थियों के लिए नहीं होता है, वो शिक्षक के लिए भी होता है, स्टूडेंट के लिए भी होता है और टीचर के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट का अध्ययन और टीचर का अध्यापन, जो उसका पढ़ाने का तरीका है, वो दोनों ही प्रभावशाली होते हैं, वो दोनों ही सुधरते हैं, प्रभावशाली होते हैं मूल्यांकन के द्वारा। अब हम बात करते हैं CCE की। CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्ट में CCE, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो आपको हर एक सेक्शन में मिलने वाला है। ठीक है, CCE क्या होता है, सतत एवं व्यापक। अब हम इसके जो शब्द हैं, इनसे हम इनकी मीनिंग निकालेंगे। सतत यानी कि लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, और व्यापक यानी कि समग्र रूप से, व्यापक यानी कि समग्र रूप से, व्यापक यानी कि समग्र रूप से, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बच्चे का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, यानी कि हर रोज होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हर रोज होना चाहिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट वीक में यानी कि सप्ताह में 2 से 3 बार होना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि जो उसका टेस्ट हम ले रहे हैं, हम जो चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो जो चेक है वो वीक में, सप्ताह में 2 से 3 बार होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो वो रोज होना चाहिए। ये नहीं कि हमने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया, पूरे साल हमने लगा दिया सिलेबस को खत्म करने में, और लास्ट टाइम पे हमने एक टेस्ट, एक एग्जाम ले लिया जिसको एनुअल एग्जाम कहते हैं, वार्षिक परीक्षा हमने ले ली, और बच्चे को रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया कि ये लो, ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, और नंबर के बेसिस में हमने जज कर दिया कि ये बच्चे ने इतना सीखा है, इस बच्चे ने इतना सीखा, इस बच्चे ने इतना सीखा। ये तरीका नहीं होना चाहिए, जबकि लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। जब हम सप्ताह में 2 से 3 बार मूल्यांकन करेंगे, 2 से 3 बार जांचेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे,
तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसकी स्पीड अच्छी होगी, वो उसकी उपलब्धि में और परिवर्तन आएगा, वो और अच्छा सीखेगा। और समग्र रूप से क्या होता है, समग्र रूप से इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगी। एक होता है शैक्षिक, ये दो पार्ट में है, और एक होता है सहशैक्षिक। शैक्षिक और सहशैक्षिक। अब शैक्षिक क्या होता है, जो रिलेट होता है बच्चे की सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि उसने सीखा कितना है, जो उसको पढ़ाया गया है, जो सिलेबस हमारा है, वो जो सिलेबस है। और इसको हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, पेन पेपर टेस्ट से, जो सिलेबस है उसमें से कितना सीखा। और सहशैक्षिक जो है उसमें हर एक चीज आती है, जो और भी पक्ष होते हैं सीखने के, वो सारी चीजें आती हैं। जैसे कि उसका स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है, या म्यूजिक में है, या आर्ट में है, या और साथ ही साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इन सबकी हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, तो समझ पा रहे होंगे। उसका बिहेवियर कैसा है, उसके मैनर्स जो है वो। तो शैक्षिक में जो हमारा सिलेबस है, जो मेन सिलेबस हम पढ़ाते हैं पूरे साल, वो आता है। और सहशैक्षिक में बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई आर्ट्स में अच्छा होगा, उनका मैनर क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, हर एक चीज सहशैक्षिक में आती है। यानी कि हमें सिर्फ बच्चे का पेन पेपर टेस्ट लेके उससे नंबर नहीं पकड़ा देने हैं, बल्कि हमें उसका समग्र रूप से मूल्यांकन करना है। और समग्र रूप तब आएगा जब हम, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ने में नहीं अच्छा है बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो अपना करियर उसमें बना सकता है। सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पापा ने आईएएस बनाने का सोचा होता तो शायद हमें एक अच्छा क्रिकेटर नहीं मिलता। तो हम समझ सकते हैं, यानी कि बच्चे का जो अदर पार्ट है वो भी मैटर करता है। अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है स्पोर्ट्स में डालो, म्यूजिक में अच्छा है उसमें डालो, आर्ट्स में अच्छा है उसमें डालो, ये मैटर नहीं करता है हर जगह। ठीक है, अगर उसकी यहाँ पे पकड़ है। तो व्यापक, समग्र रूप से समग्र रूप क्या है, शैक्षिक और सहशैक्षिक, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ये 3 प्रकार का होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है निदानात्मक, ठीक है, दूसरा होता है रचनात्मक, और तीसरा होता है संकल्पनात्मक। मूल्यांकन 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 लगा लीजिएगा आगे। ठीक है, निदानात्मक क्या होता है कि जब हम निदान करते हैं, निदान यानी कि अगर हमें देखना है कोई एक टॉपिक, मान लीजिए हमने एक फील्ड ली हिंदी, ठीक है, मैं हमारा हिंदी का क्लास है, कोई बच्चा है जिसकी हिंदी बहुत वीक है, ना तो उसे ग्रामर आती है, ना तो उसे लिखना आता है ठीक से, ना उसे हिंदी पढ़ना आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निदान करेंगे। निदान यानी कि हम डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, जो कारण है वो है क्या। तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे, हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जब हम बच्चे की कमी का पता लगाते हैं, जब हम उसकी प्रॉब्लम का पता लगाते हैं कि उसके सीखने में कमी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसकी एबिलिटी है या और कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर के मेथड में कोई प्रॉब्लम है, या उसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई मेंटल इश्यू है, कोई फिजिकल इश्यू है, क्या बात है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि आखिर रीजन क्या है, निदान कर लगे, यानी कि डायग्नोज करेंगे कि कारण है कहाँ। उसके बाद जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं।
जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये जो होता है ये शिक्षण के दौरान होता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ये शिक्षण के दौरान होता है। शिक्षण के दौरान यानी कि क्लास में टीचर ने एंट्री की, वो पढ़ा रहा है या पढ़ाने से पहले, शिक्षण के दौरान यानी कि क्लास को शुरू करने से पहले, क्लास के जारी रखने के समय पर और क्लास को खत्म करने के बाद जो असेसमेंट, जो मूल्यांकन टीचर करता है बच्चों का, वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। यानी कि टीचर ने, समझ लीजिए, क्लास में एंट्री की और उसने कोई तरीका, मतलब उसने जो कल पढ़ाया था उसको एक बार 2-4 बच्चों को खड़ा करके पूछ लिया, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, कल का जो उसने पढ़ाया था समझ में आ गया कि हाँ बच्चों ने कितना सीखा। पढ़ा रहा है, बीच में उसने 2-4 बच्चों से पूछ लिया उठा के, पढ़ाने के बाद लास्ट में कुछ बच्चों से पूछ लिया, तो ये जो तरीका है ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर आता है। और जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, ये लास्ट में होता है, ये कोर्स खत्म होने पर होता है। यानी कि जब हम लास्ट में एक एनुअल एग्जाम लेके, एक वार्षिक परीक्षा लेके बच्चे को रिजल्ट देते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं, वो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है, जब हम बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं। सीसीई को हम बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो में, क्योंकि ये सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ भी आता है बट यहाँ 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। और एक ब्रॉड टर्म में हम पढ़ेंगे कि जिससे आप सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आगे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इवन केवीएस से लेके यूपी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम में, उसके लिए हम सीसीई के नाम से हम एकदम अलग सीडीपी में पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी पॉइंट छूटे ना और आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करे, सिर्फ सीटेट में ही नहीं। अब बात करते हैं मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व, ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन द टीचिंग। तो ये क्या है, ये शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन करता है, दोनों पक्षों को मापता है। ये दोनों पक्षों को मापता है और इससे हम शिक्षार्थियों की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उससे रेमेडी देते हैं, यानी कि उसका उपचार करते हैं। इससे हम शिक्षार्थियों की कमजोरियों का पता लगाते हैं व उपचार करते हैं। यानी कि बच्चे की कमजोरियां कहाँ है उसका पता लगाते हैं, यानी कि हम निदान करते हैं। क्या करते हैं? निदान, और फिर उसका हम उपचार भी करते हैं। कमजोरियों को पता लग गया, अब हम उपचार करेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। उपलब्धि स्तर को बनाए रखना, बच्चे को प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित रखना सीसीई का महत्व है और ये शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जो कि मैंने बताया
शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक पक्ष में भी उसका विकास और सहशैक्षिक पक्ष में भी उसका विकास जो है सर्वांगीण विकास कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तकनीक। जैसे कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो उसे कुछ तरीके होंगे, किन तरीकों के द्वारा हम मूल्यांकन करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक। तकनीक में क्या आएगा? पहला है साक्षात्कार, उसके बाद सेकंड आता है निरीक्षण, थर्ड है प्रश्नोत्तर, फोर्थ है पोर्टफोलियो, फिफ्थ है चेकलिस्ट और सिक्स है परीक्षण। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। तो मूल्यांकन करने की एक तकनीक इंटरव्यू जो होता है वो एक हायर लेवल के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इंटरव्यू का उपयोग, जो साक्षात्कार है उसका उपयोग किया जाता है कि हमने पेन पेपर टेस्ट तो ले लिया, हमने ये तो देख लिया कि जो हमारा एस्पिरेंट है, जो शिक्षार्थी है, उसका माइंड कितना डेवलप है वो तो हमने देख लिया, बट उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसके मैनर्स कैसे हैं, वो सोचता कैसे है, वो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जांच जो है वो साक्षात्कार के द्वारा होती है, उसका आकलन हम साक्षात्कार के द्वारा करते हैं। फिर आता है निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन करवाया जाता है। हमारे स्कूल में भी होता था, बाहर से टीचर्स आते थे इंस्पेक्शन करने और बहुत डराते थे। तो इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है, इसमें हम हर एक सब्जेक्ट में देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस पर हम रेमेडी करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो होती है, प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चनिंग करना। क्लास के दौरान हमने क्वेश्चनिंग कर ली, क्लास खत्म करने के बाद क्वेश्चनिंग कर ली, क्लास से पहले क्वेश्चनिंग कर ली। इससे भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। फिर आता है पोर्टफोलियो जो होता है, इसमें एक तरह की फाइल होती है। पोर्टफोलियो जो होती है वो एक फाइल होती है जो कि स्कूल में होती है हर एक बच्चे की, जिसमें उसका बिहेवियर, उसका मैनर, उसके तरीके, उसने पूरे साल क्या किया, वो कैसे, मतलब उसने स्कूल में जो स्कूल के दौरान उसकी एक्टिविटीज क्या क्या रहती हैं, या मान लीजिए वो क्लास में बातें करता है या वो परेशान करता है दूसरे बच्चों को, ये सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं बच्चे को पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें लिखा रहता है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है। चेकलिस्ट होता है कि हमने एक लिस्ट बनाई कि हाँ ये चीजें हमें इवैल्यूएट करनी है, इन चीजों का हमें मूल्यांकन करना है, और फिर हम एक एक करके अवलोकन करते गए बच्चों में। हमने एक ग्रुप डिस्कशन करवाया, सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ग्रुप एक्टिविटी करवाई, और फिर हम एक एक बच्चे का देखते गए कि हाँ इसमें ये बिहेवियर है, इस पक्ष में इसका अच्छा, इस पक्ष में है, इस पक्ष में नहीं है, इस पक्ष में नहीं है। एक तरह से हम चेकलिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। और परीक्षण यानी कि जो हम टेस्ट लेते हैं, तो तकनीक कौन कौन सी हुई? साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नोत्तर, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और परीक्षण। ऐसे और भी तकनीक हो सकती है, बट मेन ये है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, एक और टॉपिक होता है जो कि है प्रश्नों के प्रकार। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। प्रश्नों के प्रकार, फर्स्ट होता है वस्तुनिष्ठ,
सेकंड होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। थर्ड होता है लघु उत्तरीय। फोर्थ होता है दीर्घ उत्तरीय। वस्तुनिष्ठ जो होता है, ये सारे आपको पता होंगे अच्छे से। वस्तुनिष्ठ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। अति लघु जो वेरी शॉर्ट होते हैं, जिसमें हमारा जो आंसर होता है वो 1 वर्ड होता है, या मान लीजिए 10 वर्ड्स में हम लिखते हैं, या 10 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में भी पूछा जाता है। और लघु उत्तरीय जिसमें हम कुछ 100 वर्ड्स में अपना आंसर लिखते हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो एक ऐसे टाइप होता है, निबंधात्मक भी इसको कहते हैं, निबंधात्मक उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 500 वर्ड्स में हम अपना आंसर करते हैं। ये तो इससे भी क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। अगर एक अच्छा परीक्षण है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यानी कि जो हमारा टेस्ट होता है या हम अवलोकन करते हैं, उसकी एक विशेषता क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट विशेषता जो होती है वो उसमें होनी चाहिए वैधता। ठीक, वैधता यानी कि वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी वैध होना चाहिए। जिस पक्ष में हम टेस्ट ले रहे हैं उस पक्ष के लिए वैलिड होना चाहिए। फिर सेकंड होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीय होना चाहिए जो हमारा टेस्ट है, यानी कि उसको हमने टेस्ट लिया, हमने कॉपी चेक करवाई, अब उस कॉपी को हम दूसरे टीचर से चेक करवा रहे हैं तो 50 नंबर आ रहे हैं, तीसरे से करवा रहे हैं 60 नंबर आ रहे हैं, चौथे से करवा रहे हैं 70 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विश्वसनीय होना चाहिए, एक उसका वो रिलायबल होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं कि रिलायबल होना चाहिए। थर्ड नंबर है इसमें ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठता। जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो एक हमारा उद्देश्य है टेस्ट को लेने का, वो निकल के आना चाहिए। जो उसका उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ है मानकता। मानकता यानी कि एक स्टैंडर्ड, मानकता यानी कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक तरीका स्टैंडर्ड होना चाहिए। लाइक अगर सीटेट भी अपना एग्जाम ले रहा है तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है जिस लेवल पर वो क्वेश्चंस को पूछता है। क्वेश्चंस के तरीके जो होने चाहिए वो इजी टू मॉडरेट टू टफ, है ना, जिसमें हर एक लेवल के प्रश्न होने चाहिए, सरल भी होने चाहिए, कठिन भी होने चाहिए। ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चन पेपर बना दिया, नहीं, सिर्फ टफ क्वेश्चन पेपर बना दिया, नहीं, उसमें इजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल, हर एक लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। मानक, जिसमें मानकता। और फर्स्ट 5 जो होता है, लास्ट वो होता है व्यवहारिकता। जो हमारा प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न पत्र है, जो हमारा परीक्षण है, उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, यानी कि बच्चा उसे अपने जीवन के साथ जोड़ सके, जो उसके अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ सके, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, जो कि है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण नहीं शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक पहले मैंने बताया कि हम निदान करते हैं, हम बच्चे की कमजोरी का पता लगाते हैं। ठीक है, हमने निदान कर लिया, ठीक है, हमने निदान कर लिया कि बच्चे की कमजोरी को हमने पता लगा लिया कि बच्चे का प्रॉब्लम किस किस फील्ड में है, वो
वो क्यों परेशान रहता है, उसे क्यों समझ में नहीं आता है, वो क्लास में क्यों नहीं सीख पाता है, जो टीचर बोल रहा है वो समझ में क्यों नहीं आता है। ये सारी चीजों का हमने पता लिया। अब हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने मेथड को चेंज करेंगे या अपने डिस्कशन को चेंज करेंगे, तरीकों को चेंज करेंगे। मे बी आपको मेरा ऐसे लिख लिख के पढ़ाना नहीं समझ में आता होगा, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको राइटिंग नहीं समझ में आती होगी मेरी, या मेरा बोलना नहीं समझ में आता होगा, या मेरा तरीका नहीं पसंद आता होगा। तो वो मैंने निदान किया है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर मैं उस पे वर्क करूंगी, अपने ऊपर वर्क करूंगी, अपनी राइटिंग को ठीक करूंगी, या अपने डिस्कशन को ठीक करूंगी, या अपने बोलने के तरीके को ठीक करूंगी, जिससे आपको समझ में आए। तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण में रखते हैं, उसके हम उससे रेमेडी दे रहे हैं, हम उसका उपचार कर रहे हैं। और निदान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी के सर में दर्द है और उस समय हम पेट दर्द की दवा दे रहे हैं तो काम नहीं करेगा। हमें पहले प्रॉब्लम का पता लगाना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। बिना प्रॉब्लम के पता लगाए हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। हालांकि ये क्लास बहुत लंबी हो गई है, बट जितने छोटे छोटे पॉइंट हो सकते थे सब कुछ मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो तुरंत सॉल्व होंगे। एंड तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।